हेलो एवरीबॉडी, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं भाई साहब आप सभी के सभी लोगन। तो फाइनली वो घड़ी जो है आपकी आ ही गई जिसका इंतजार पिछले 1.5 से 2 महीने से आप लोग कर रहे थे, जून का एग्जाम देने के बाद से, कि सर कब ऐसा होगा कि हमारा रिजल्ट जो है वो आएगा, 25 अगस्त जो है वो कब आने वाली होगी और कब बोले हम यहां पे सेलिब्रेशन जो है वो करेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया। लेकिन ये बहुत ध्यान से कि सर कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना रिजल्ट जो है वो बहुत बढ़िया लेके आए। जैसे अगर मैं बात करूं तो उमा साधवानी AIR 18 जो है वो लेके आए हैं। अनसीएस कार्ड इंडिया का जो नाम है वो यहाँ पे रोशन किया। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो खुशी असवानी, ऑल दो ये मैं बता दूं आपको कि खुशी असवानी ने ग्रुप 1 जो है वो सीएस कार्ड इंडिया से किया था एंड उसने ऑल इंडिया रैंक 7 जो है वो यहाँ पे सिक्योर किया। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड ग्रुप का जो एग्जाम है एक ही बार में वो क्लियर किया। फिर इसके बाद में काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने JIGL जैसा जो सब्जेक्ट है उसके अंदर एग्जामिशन लेके आया और बाकी हर सब्जेक्ट के अंदर एग्जामिशन जो है वो लेके आए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कि ग्रुप 1 को पास किया, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ग्रुप 2 जो है उसको पास किया और अगले पड़ाव पे सिंपली पहुंच गए, यानी कि प्रोफेशनल वाले लेवल के ऊपर, राइट। बट ये जो वीडियो है ये मेनली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपना एग्जाम जून 2024 में जो दिया था इसको पास नहीं कर पाए और अभी थोड़े से शैटर्ड हैं कि यार क्या करें क्या नहीं करें। काफी डिमोटिवेशन जो है वो यहां पे फील हो रहा है। क्या मैंने सही डायरेक्शन में चीजें जो है वो करी थी कि नहीं करी थी, अगर मतलब कमी रह गई होगी तो कहां पे कमी रही होगी, क्या प्रॉब्लम रहा होगा, इन सब चीजों के बारे में एक एनालिसिस जो है वो करना यहां पे बनता है। तो आप सभी लोगों के लिए ये जो वीडियो होगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला वीडियो है। तो रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि इस वीडियो को आप आखिरी मोमेंट तक जरूर देखिएगा। दूसरा, सर जो एनालिसिस मैं यहां पे बताऊंगा उसके हिसाब से सीएस कार्ड इंडिया जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग वाला ऑफर लेके आया है, जिसमें कि आप यहां पे अपना बाउंस बैक जो है वो कर सकते हैं। डिपेंडिंग कि अगर आपकी क्लासेस जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, डिपेंडिंग कि आपकी किस लेवल की प्रिपरेशन हो चुकी है, तो रिवीजन क्लासेस, फिर उसके अलावा टेस्ट सीरीज, फिर उसके अलावा जो राइटिंग प्रैक्टिस आपका है वो, बूस्टर क्लासेस वगैरह जो है वो, तो ये सब चीजों का जो अरेंजमेंट है वो सीएस कार्ड इंडिया ने यहां पे आपके लिए किया है। तो सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूंगा, आपको इसी वीडियो के अंदर एक डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपको ये है गूगल फॉर्म जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और जो गूगल फॉर्म आपका रहेगा इसको आप यहां पे फिल करेंगे और अकॉर्डिंगली जो यहां पे आपको अलग अलग चीजें दी गई हैं, जैसे अगर आपके जो लेक्चर्स है वो एक्सपायर हो चुके हैं तो आप क्लासेस को रिन्यू कर सकते हैं जस्ट 5000 रुपीज के रिन्यूअल प्राइस के ऊपर। फिर इसके बाद में अगर मैं न्यू सिलेबस के जो क्लासेस हैं उसके बारे में बात करूंगा तो उसके लिए आपको यहां पे पूरा बताया गया। अगर आपको प्रिंटेड वाले बुक्स चाहिए अपडेटेड वाले तो उसके बारे में आपको यहां पे दिया गया है। तो अकॉर्डिंगली सिंपली आप ये जो फॉर्म रहेगा इसको फिल करेंगे और जो अपनी क्लासेस है उनको आप यहां पे रिन्यू कर सकते हैं। जो चीजें आपको यहां पे चाहिए होगा, वीकली टेस्ट होगा तो वो ले सकते हैं और एज अ केस में भी, राइट। चलिए इसके बाद में आते हैं यहां पे सीधा और बात करते हैं हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट के बारे में कि आखिर हमारा जो जून 2024 का एग्जाम हमारा पास नहीं हुआ है उसका कारण क्या है, क्यों हमारा एग्जाम जो है वो यहां पे फेल हो गया, क्या कारण रहा होगा। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप यहां पे फाइट बैक करने की बात करते हैं, बाउंस बैक करने की बात करते हैं, लेकिन अगर ये एनालिसिस नहीं करते हैं कि कमी कहां पे रही होगी, क्यों ऐसा हुआ कि मैं अपने एग्जाम में पास नहीं हो पाया, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आप अंधेरे में तीर मार रहे हैं। बस मेहनत जो है वो किए जा रहे, लेकिन जो सही चीज है जिसके ऊपर आपको वर्कआउट करना चाहिए वो चीज जो है उसको आप क्या कर देंगे, अनदेखा कर देंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि अगली बार वापस से वही जो घटना है वो आपके साथ में घट जाएगी। तो इससे अच्छा क्या रहेगा, इससे अच्छा ये रहेगा कि आप एनालाइज कीजिए अच्छे तरीके से कि आखिर अगर प्रॉब्लम रही है तो कहां पे प्रॉब्लम जो है वो आपकी आई है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपका इनमें से कोई कारण जो है वो रहे। एक चीज मैं यहां पे आपसे कहना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइएगा कि आपका जो कारण है वो इनमें से कौन सा कारण है और या फिर इसके अलावा भी कोई और कारण है क्या जिसकी वजह से आपका एग्जाम जो है वो पास नहीं हो पाया। तो ध्यान से, सबसे पहली बात, सब बोले 100% कंटेंट जो है ये आपने कवर नहीं किया था। ये तो मैक्सिमम लोगों का मिलेगा। सर मैक्सिमम बोले ऐसा ही कहा जाता है कि 90% जो सिलेबस है वही हमारा क्या हुआ था, कवर हो पाया था। मैक्स टू मैक्स अगर मैं बात करूंगा तो ठीक है, रिवीजन की बात तो बहुत ही दूर की है। सब बोले सिलेबस ही जो हुआ था हमारा वही बोले हमने क्या नहीं किया था, कंप्लीट जो है वो नहीं किया था, ठीक है। दूसरा, सब बोले कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात अगर करेंगे तो उसमें कमी थी।
सब मैंने पढ़ा, लेकिन चूंकि बचपन से हमें एक ही चीज की आदत लगी हुई है कि हमें रट्टा मारना है, रट्टा मारना है, रट्टा मारना है, तो कोई भी कंटेंट जो था ना उसको बोले कंसेप्चुअली स्टडी जो है वो हम लोगों ने नहीं किया। अब चूंकि कोई चीज का स्टडी हमने कंसेप्चुअली नहीं किया है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम जो है वो आपकी हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि आपने कंटेंट पूरा कवर कर लिया था, हो सकता है कि कंसेप्चुअल स्टडी जो है वही आपने किया था, लेकिन जो लास्ट हैमरिंग आपका होना चाहिए था, प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक तरीके से जो रिवीजन आपका होना चाहिए था, उस रिवीजन को आपने कंप्लीट नहीं किया। इसके अलावा हो सकता है कई बार क्या होता है कि बच्चा कहता है सर दिमाग में तो था लेकिन लिख नहीं पाया। क्यों सर? क्योंकि बोले क्वेश्चन का आंसर लिखते किस तरीके से, उसका जो राइटिंग प्रैक्टिस है मैं वही नहीं कर पाया था सर, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। इसके अलावा सब बोले राइटिंग प्रैक्टिस जो उसकी मेरी क्या थी, कमी थी, ये भी आप यहां पे कह सकते हैं। सब बोले आंसर लिखा तो था लेकिन बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आंसर जो वो लिखा था, जो प्रोफेशनल वहां पे आंसर आना चाहिए था उस टाइप का आंसर जो है वो वहां पे नहीं आ पाया। या फिर कह सकते हैं कि सर आंसर को फ्रेम करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, दिमाग के अंदर चीजें तो थी लेकिन जब उसको रिप्रोड्यूस करने की बात वहां पे आ रही थी, लिखने की बात वहां पे आ रही थी, तो वो जो काम है मैं नहीं कर पा रहा था। या फिर इसके अलावा समय कम पड़ गया। इतने बच्चों से मेरी बात हुई, मैक्सिमम हर बच्चे का ये कहना है कि सर मेरा जो पेपर है वो 90 मार्क्स का ही कंप्लीट हुआ, मेरा जो पेपर है वो 80 मार्क्स का ही कंप्लीट हुआ, मेरा जो पेपर है वो 85 मार्क्स का ही कंप्लीट हुआ, इसके ऊपर मैं अपना पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाया। समय जो है वो हमारा इतना कम पड़ गया, राइट। फिर इसके बाद में सब बोले आंसर लिखने का जो तरीका था वो थोड़ा सा हमारा क्या था, कैजुअल था। आंसर लिखा बोले, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा, लेकिन जो आंसर लिखने का तरीका था वो इतना प्रोफेशनल हमारा नहीं था, जिसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो वहां पे हो गई और वो मार्क्स मुझे नहीं आ पाए जो कि मुझे आने चाहिए थे और एग्जाम जो है मेरा पास नहीं हो पाया। गॉट द पॉइंट? तो आप सबसे पहले यहां पे इन चीजों को एनालाइज करो कि क्या इनमें से कोई प्रॉब्लम थी जो कि आपको यहां पे फेस करना पड़ा, और या फिर इसके अलावा कोई और कमी थी जो कि आपकी स्टडी में वहां पे रह गई, जिसकी वजह से आज आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव वाला आ गया, राइट। और फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अब हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठना है भाई साहब, हमें क्या करना है, हमें आगे का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। अच्छी बात यहां पे ये है कि आपको अभी प्रिपेयर करने के लिए 110 दिन का समय है आपके हाथ में। कल काफी सारे बच्चे थे जो कि मुझे ये मैसेज कर रहे थे, सर बोले 3 महीने का समय है, तो क्या 3 महीने के अंदर मेरा प्रिपरेशन जो है वो बोले बोथ ग्रुप का हो पाएगा क्या? तो मेरा सबसे पहले सवाल यहां पे ये आया कि 3 महीने का समय कैसे है? अगर मैं नॉर्मली यहां पे काउंट करूं, जैसे आज की डेट की बात अगर यहां पे करें तो 27 ऑफ अगस्त है भाई साहब, ठीक है। तो अगस्त में भी 28, 29, 30 और 31, अगर मैं आज का दिन छोड़ भी दूं ये सोचकर कि भैया आज तो ना मैं एक काम करने वाला हूं, मैं ना जम के रोने वाला हूं कि ये मेरे साथ में क्या हो गया है, ऐसा जो है मैं करने वाला हूं, तो आज तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं कल से बात करूं, 4 दिन जो हैं वो आपके पास में अगस्त वाले महीने के हैं, पहली चीज, ठीक है। फिर उसके बाद में 30 दिन 30 दिन 30 दिन लगा लो आप, एक दिन मान लो बीच में आप क्या करने वाले, छुट्टी करने वाले हो, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 90 डेज ये, 4 दिन ये, 94 डेज तो यहीं पे हो गए। और फिर इसके बाद में सर दिसंबर के जो 20 डेज का समय है आप इसको क्यों इग्नोर कर रहे हो? 20 और 4 24, अगर नॉर्मली मैं बात यहां पे करूं तो आपके पास में पूरे के पूरे 4 महीने का समय अभी हाथ में है। लगभग अगर मैं बात करूंगा तो 4 महीने का समय जो है वो आपके हाथ में है। तो 4 महीने के समय के अंदर क्या प्रिपरेशन करके अपना एग्जाम जो नहीं दे पाओगे? एक बात ये बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा कि हमारे साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये होती है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं, मतलब जहां हमें 24 घंटे में से 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करना चाहिए था हम उतना कर रहे हैं, लेकिन सर बैक ऑफ द माइंड, दिमाग के अंदर कुछ तो भी नेगेटिव थॉट है। नेगेटिव थॉट किसी भी टाइप का हो सकता है, इतने कम समय में इतना प्रिपरेशन कर पाना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि दिमाग में आपका थॉट होगा कि मैं तो बोले इस चीज के लायक ही नहीं हूं। हो सकता है दिमाग में आपके थॉट होगा कि यार सीएस के अंदर स्कोप नहीं है। हो सकता है आपके दिमाग के अंदर थॉट होगा कि मेरा दोस्त जो है वो तो बोले पास हो गया, मैं अकेला ही यहां पे रह गया, वगैरह वगैरह वगैरह। एन नंबर ऑफ नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि आपके दिमाग में हो सकते हैं, और अगर उनको लेके आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रिपरेशन का कोई मतलब ही नहीं है। पॉजिटिव रहना इज वन ऑफ द मोस्ट, एंड आई विल से इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपको यहां पे लेके चलना चाहिए, जो कि आपको सोच के चलना चाहिए। मैनिफेस्टेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋतिक रोशन का जो वो इंटरव्यू होगा वो आपने सुना होगा क्या, कि जब आप स्कीइंग करते हैं तो वहां पे 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो पेड़ को देखते हैं, अगर आप पेड़ को देखोगे तो उसमें जाके टकराओगे, और अगर आप पेड़ के बीच का जो गैप है उसको देखोगे तो आप आराम से वहां से क्या कर लोगे, निकल जाओगे।
गॉट द पॉइंट। तो अगर आप पहले ही चीजों को नेगेटिव वे में देख रहे होंगे तो प्रिपरेशन करोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करोगे तो इस बात की गारंटी है कि आपका जो एग्जाम होगा वो बढ़िया तरीके से पास जो है वो हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, कुछ बातें जो है मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। क्या सर बोले, सबसे पहली बात, आपके पास में अगर देखोगे तो सितंबर से लेकर नवंबर तक 90 डेज है। वैसे तो अगर देखा जाए तो 95 से 96 डेज है, लेकिन सब बोले दिवाली आ जाएगी, गणेश चतुर्थी आ जाएगा, कोई ना कोई त्योहार जो है वो आपका आ जाएगा, तो मैं 4 दिन हटा देता हूं। आपके पास में प्रिपेयर करने के लिए 90 दिन का समय है, ठीक है। अब दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक वो बच्चा होगा जो कि ओल्ड सिलेबस वाला बच्चा है, एक वो बच्चा होगा जो कि न्यू सिलेबस वाला बच्चा है। अगर ओल्ड सिलेबस वाला बच्चा है तो कम से कम आप 2 अटेम्प्ट जो है वो दे चुके हैं, और मैक्सिमम सब बोले भाई साहब कोई लिमिट ही नहीं है, 4, 5, 6 और या फिर 7, पता नहीं कितने अटेम्प्ट जो यहां पे हो चुके हैं। गॉट द पॉइंट। कोई बात नहीं, क्या कहा जा रहा है यहां पे कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कंसेप्चुअल स्टडी जो है वो आपकी हो चुकी है, अब ऑब्वियसली बात है वैसे कि जब आपके इतने अटेम्प्ट यहां पे लग चुके हैं तो कंसेप्चुअल स्टडी जो है वो ऑलमोस्ट आपकी हो चुकी होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो आपको क्या करना चाहिए, सिंपल तरीके से आपको यहां पे अपना रिवीजन जो है वो करना चाहिए फ्रॉम द फ्री चालीसा रिवीजन वाली बैच जो कि ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करी हुई है, राइट। और अगर आपके पास में नहीं है तो अगेन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे और वहां से आपको लिंक जो होगा मिल जाएगा। दूसरा, आपको टेस्ट देना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टेस्ट जो है वो आप दीजिएगा। सीएस कार्ड इंडिया पे भी अवेलेबल है, कहीं और ज्वाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट देना आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। और राइटिंग प्रैक्टिस जो है इस पे ध्यान देना जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यही आपके लिए सबसे बढ़िया, सबसे मस्त वाला सॉल्यूशन जो है वो बन पाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं सर, बस यही कृपया रह गई सर, कंसेप्चुअल स्टडी जो है उसी को करने में कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि हम क्या करते गए, रट्टा मारते गए, रट्टा मारते गए, रट्टा मारते गए, रट्टा मारते गए और बस चीजों को रटते गए, ठीक है। तो अब ऐसे केस में अगर आपने ऐसा किया था तो दो चीजें होंगी, बीइंग द पार्ट ऑफ सीएस कार्ड इंडिया फैमिली, दो चीजें होंगी। सबसे पहली बात, आपकी क्लासेस की वैलिडिटी जो है वो अभी भी चल रही है, वो एक्सपायर नहीं हुई है, और या फिर सर क्लासेस की जो वैलिडिटी है वो क्या हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। अगर एक्सपायर नहीं हुई है तो आपको अपनी क्लासेस को कंप्लीट करना चाहिए, साथ में आपको जो टेस्ट वगैरह है वो देने चाहिए, और साथ में जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी करना चाहिए। मतलब जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसके ऊपर ध्यान जो है वो आपको यहां पे देना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर आपकी जो क्लासेस उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी क्लासेस को रिन्यू कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद में क्लासेस को कंप्लीट करना चाहिए, साथ में आपको जो टेस्ट है वो देने चाहिए, और जो राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी रहेगी ये भी आपको यहां पे करनी चाहिए। फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करूंगा उन बच्चों के बारे में जो कि न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं, कौन से स्टूडेंट, नए सिलेबस वाले, ठीक है। अब ये बहुत ध्यान से वैसा सर, जहां तक मेरा ख्याल है आपका या तो फर्स्ट अटेम्प्ट था और या फिर आपका जो अटेम्प्ट है वो कौन सा था, सेकंड वाला, क्यों, जस्ट अभी अभी आपका न्यू सिलेबस जो है वो आया है। दूसरा सर, यहां पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या हैं कि आपकी क्लासेस की जो वैलिडिटी है वो अभी तक एक्सपायर नहीं हुई है, और या फिर आपकी जो क्लासेस की वैलिडिटी है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है। अगर क्लासेस की वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हुई है तो वापस से क्लासेस को करना स्टार्ट कर दो, टेस्ट जो है वो देना स्टार्ट कर दो, और जो राइटिंग प्रैक्टिस आपकी है ये करना स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर क्लासेस आपके लैप्स हो चुके हैं तो सिंपल तरीके से अपनी क्लासेस को रिन्यू करवा लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। एक बात ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो भी बच्चा क्लासेस को रिन्यू करवा रहा है उन बच्चों को जो अभी की लेटेस्ट वाली क्लासेस चल रही है उनका जो एक्सेस होगा वो एक्सेस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यू विल हैव द ऑप्शन है कि अगर आपको फटाफट सिलेबस को कंप्लीट करना है तो ऐसे केस में जो क्लासेस आपकी पहले से थी वो क्लासेस को आप कंप्लीट कीजिएगा, यानी कि जनवरी 2024 का जो बैच था आप उसमें से कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ये कहना है कि सर मैं आराम से अपनी क्लासेस जो उसको भी देखना चाहता हूं और साथ में अपना रिवीजन जो है वो भी करना चाहता हूं, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप जो नया वाला बैच रहेगा उस बैच के हिसाब से क्लासेस को करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। साथ में आपको देने हैं टेस्ट, और साथ में जो राइटिंग वाली प्रैक्टिस है ये भी आपको करनी रहेगी। अंडरस्टूड द पॉइंट। अब यहां पे एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं पिछले कुछ दिनों से मेनली अगर मैं बात करूंगा तो जब से रिजल्ट आया तब से आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो पिछले 2 दिनों से बच्चों से जब मेरी बात हो रही है तो बच्चे ये कह रहे हैं सर मैंने ना अभी ग्रुप 1 का एग्जाम दिया था सर, ग्रुप 1 के अंदर ना मेरे को जो मार्क्स आए हैं वो बोले 130 मार्क्स आए हैं, मेरे को जो मार्क्स आए वो 140 मार्क्स आए, मेरे को जो मार्क्स आए वो 150 मार्क्स आ रहे, ठीक है। अब इसके बाद में जब जून में मैंने एग्जाम दिया अपने ग्रुप 1 का तो उसके बाद में मैंने क्या किया, जो ग्रुप 2 था उसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, और ग्रुप 2 का जो मेरा प्रिपरेशन है वो मेरा हुआ है 50%। तो सर मैं बहुत बड़े डायलेमा में हूं, मुझे बहुत इस बात की दुविधा है कि अभी मैं वापस से ग्रुप 1 जो है इसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूं, और या फिर मुझे ग्रुप 2 जो है उसका पेपर जो है वो देना चाहिए, और या फिर मुझे दोनों का देना चाहिए।
और फिर सवाल यहां पे आता है कि क्या इतने कम समय में, 3 महीने के समय में, क्या मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा कि मैं बोथ ग्रुप जो है उसका एग्जाम दे पाऊं? तो मेरा जवाब है आप लोगों को यहां पे वापस से कि प्लीज नेगेटिव सोचना जो है उसको बंद कर दीजिए। एक बात बहुत ध्यान से सुनो, अगर आपने ग्रुप 1 का एग्जाम दिया है, कब? सब बोले जून 2024 में एग्जाम दिया था, जिसमें कि आप क्या हो गए? फेल हो गए। ओके, ठीक है, लेकिन टेल मी वन थिंग कि ग्रुप 1 का प्रिपरेशन करना आपने कब से स्टार्ट किया था? अगर मैं मिनिमम बात यहां पे करूंगा तो शायद आपने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया था जनवरी 24 में, और शायद यह भी पॉसिबल है कि इसका प्रिपरेशन जो है वो आपने स्टार्ट किया था नवंबर 23 में। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? बोले सर बात तो सही है। तो अगर आप देखोगे तो मिनिमम लगा के चल लो सर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 5 महीने आप ऑलरेडी ग्रुप 1 की स्टडी जो है वो कर चुके हो। उसके बेसिस पे जो आपका स्कोर है वो 130 प्लस लगा लो आप, 130 प्लस जो स्कोर है वो आपका यहां पे आया है। और अब जब आप ऑलरेडी जून वाले महीने से किसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हो? ग्रुप 2 जो आपका है उसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हो, जिसके लिए सर बोले जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर और दिसंबर, मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 5 महीने का समय जो है वो तो आप यहां पे दे ही रहे हो। मिनिमम अगर मैं बात करूंगा तो ग्रुप 2 के लिए आप 5 मंथ्स का समय जो वो यहां पे दे ही रहे हो। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो ग्रुप 2 जो आपका होगा ये आपको यहां पे डिटेल में स्टडी करना होगा। बट अगर मैं ग्रुप 1 के बारे में बात करूं तो इसके लिए तो मेरे भाई आपको सिंपली रिवीजन ही तो कंप्लीट करना है। सो वाई आर यू गेटिंग नेगेटिव? अपने आप को आप ये क्यों नहीं बता रहे कि देखिए भाई साहब, मैंने ग्रुप 1 ज्वाइन किया था कब से? नवंबर 23 से, और या फिर जनवरी 24 से। जैसे जैसे मेरा सिलेबस होते गया तो वैसे वैसे मैं क्लासेस भी करते गया, और मैं वीकली टेस्ट जो है वो भी देते गया। ठीक है, और वो होने के बाद में सर मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका था, तो उसके बाद में मुझे क्या करना था? फुल कोर्स वाला टेस्ट देना था। अब मैंने कहा कि सीएस कार्ड इंडिया के प्लेटफॉर्म पे मैं फुल कोर्स टेस्ट दूं, उससे अच्छा मैंने क्या किया? मैंने आईसीएसआई का ही जो प्लेटफॉर्म था जिस पे रियल एक्सपीरियंस आता है, मैंने वहां पे टेस्ट दे दिया। अगर मैंने यहां पे अपना टेस्ट दे दिया है तो अब ऐसे केस में मुझे तो सिर्फ रिवाइज ही करना है ना। मैं अपने आप को यह क्यों बता रहा हूं कि मुझे 2 ग्रुप पढ़ने के लिए 3 महीने का जो समय है वो कम पड़ रहा है? 2 ग्रुप का प्रिपरेशन करना ही नहीं मेरे भाई, आपको प्रिपरेशन करना है सिर्फ और सिर्फ ग्रुप नंबर 2 का, और जो ग्रुप 1 आपका होगा उसको रिवाइज करने का है। तो सिंपली क्या करना चाहिए? आपको अपना टाइम टेबल जो है वो बनाना चाहिए, और उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको प्रिपरेशन जो है वो यहां पे करना स्टार्ट करना चाहिए। ये समझ में आया कि मेरे भाई? अंडरस्टूड द पॉइंट? हां, एक चीज यहां पे जरूर है, क्या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ग्रुप 1 में कंपनी लॉ में मैंने देखे 4 मार्क्स है, टैक्स लॉ में मैंने देखे 10 मार्क्स है, ठीक है, जेएजएल में मैंने देखे कि 15 मार्क्स है, एसबीआईडब्ल्यूएल में मैंने देखे कि 12 मार्क्स है। अब ऐसा बच्चा जो होगा वो ये जरूर कह सकता है कि सर मेरा ग्रुप 1 जो है वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड नहीं है। या फिर ये कह दो मोटा मोटी हिसाब किताब कि अगर आपको 130 से भी कम मार्क्स आए हुए होंगे, ठीक है, 130 से भी कम मार्क्स आपको आए ग्रुप 1 के अंदर, तो ऐसे केस में आपको फिर एक ही ग्रुप का एग्जाम जो देना चाहिए, और वो भी किसका देना चाहिए? सब जिस ग्रुप का आपने प्रिपरेशन किया था, या जिसका मान लीजिए आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा ना, वो वाला दे दीजिएगा, और दूसरे वाला जो आपका होगा उसको छोड़ दीजिएगा। सिंपल सी बात। ये समझ में आया भाई साहब? तो आई होप कि ये जो एडवाइस है वो यहां पे आपके काम आएगी, और अकॉर्डिंगली आप अपना प्रिपरेशन जो है वो यहां पे करेंगे। ठीक है, वापस से आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि फटाफट से बकल अप जो है वो कर लीजिएगा, डिपेंडिंग कि आपके पास में क्लासेस जो किस तरीके से हैं, किस तरीके से नहीं है। रिन्यूअल है तो रिन्यूअल करवा लीजिएगा। अगर आपको क्लासेस परचेज करनी है तो इवन उसके लिए भी आपको यहां पे दिया हुआ है पूरा का पूरा कि आप जो क्लासेस हैं उनको भी परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए उसी गूगल फॉर्म के अंदर जो प्राइस है वो आपको वहां पे सिंपली प्रोवाइड किया हुआ है। गॉट द पॉइंट? तो अकॉर्डिंगली आप यहां पे क्या करेंगे? अपनी क्लासेस को परचेज जो कर लेंगे, और वापस से बढ़ जाएंगे भाई साहब, वापस अपनी पढ़ाई जो स्टार्ट कर देंगे, ये कहकर कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। बाय बाय।